तो स्वागत है आज की इस वीडियो में। कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ्स इंटीरियर। ठीक है, तो इसमें हम पहले क्या देखते हैं, आंतरिक संरचना है उसके सूचना स्रोत कौन कौन से हैं, यानी पृथ्वी अंदर से कैसी है, इसके बारे में हमें कैसे पता चलता है, किन स्रोतों से हम उस पृथ्वी के अंदर का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कैसी है, ठोस है, तरल है या कैसी अवस्था में है। तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना के विषय में जो जानकारी देने वाले स्रोत हैं उनको 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है अप्राकृतिक स्रोत। अप्राकृतिक स्रोत में है घनत्व, दबाव और तापमान, डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर। ठीक है, ये अप्राकृतिक स्रोत है। फिर है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत के साक्ष्य, यानी जो पृथ्वी की उत्पत्ति के से संबंधित जो सिद्धांत है जो हमने पीछे किए थे, जो अर्थ से रिलेटेड जो भी सिद्धांत थे, जैसे बिग बैंग थ्योरी हो गई और भी बहुत से सिद्धांत थे जो हमने पिछली वीडियो में किए थे। ठीक है, अब है जो फिर है तीसरा कौन सा है, प्राकृतिक स्रोत यानी नेचुरल सोर्स। पहले कौन से थे, अप्राकृतिक स्रोत, घनत्व, दबाव और तापमान। फिर था जो सिद्धांत है उनके साक्ष्य के आधार पर। ठीक है, फिर है प्राकृतिक स्रोत यानी जो प्रकृति से हमें, जो प्राकृतिक चीज़ों से जो हमें पता चलता है, प्राकृतिक एक्टिविटी से, जैसे ज्वालामुखी उद्गार है, वोल्केनिक एरप्शन है और भूकंप विज्ञान, सिस्मोलॉजी है। ठीक है, फिर हम डिटेल से बात करेंगे, जिसमें ये पहले पढ़ते हैं हम अप्राकृतिक साधन। अप्राकृतिक साधन में 3 थे, घनत्व, दबाव और तापमान। ठीक है, घनत्व के बारे में देखते हैं। पृथ्वी के शैलों के घनत्व, दबाव और भीतर की ओर बढ़ते हुए तापमान के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में कई निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। यह बताया जाता है कि पृथ्वी का ऊपरी भाग परतदार शेल का बना है, यानी पृथ्वी का ऊपरी भाग परतदार शेल का बना है, जिसकी औसत मोटाई आधे मील के लगभग है। जो ऊपरी भाग है वो परतदार है, परतदार शेल से बना है और उसकी मोटाई कितनी है, आधे मील के बराबर है। ठीक है, कहीं कहीं पर यह मोटाई कई मील भी है। ठीक है, जो ये मोटाई है ये आधे मील से कहीं कहीं पे अधिक भी है, कहीं कहीं पे कम भी है। ठीक है, ये औसतन है। ठीक है, इस परतदार सतह के नीचे पृथ्वी के चारों ओर रवेदार अथवा स्फटिक शेल, ठीक है, की परत दूसरी परत है, यानी इस परतदार पहली पृथ्वी की जो परतदार शेल थी, ठीक है, उसके नीचे कौन सी है, उसके नीचे है रवेदार स्फटिक शेल। ठीक है, उसकी दूसरी परत कौन सी है, रवेदार स्फटिक शेल। पहली कौन सी थी, पहली परतदार शेल। ठीक है, ये दूसरी परत आ गई। ठीक है, इस चट्टानी परत का घनत्व कहीं पर 3 है, ठीक है, तो कहीं पर 3.5 है। ठीक है, जो दूसरी जो परत है उसका घनत्व 3 और 3.5 के करीब है। ठीक है, परंतु समस्त पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 के लगभग है। ये बात याद रखने वाली है। जैसे समस्त पृथ्वी है उसका औसत घनत्व कितना है, 5.5 के लगभग है। इस आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी के अंतरतम का औसत घनत्व 5.5 से अधिक होगा, यानी औसत घनत्व तो इतना है, तो अगर औसत घनत्व इतना है तो इसका घनत्व है वो अधिक भी होगा, क्योंकि ऊपरी परत का घनत्व है जो दूसरी परत है उसका 3 से 3.5 है। इसको मतलब बढ़ाने के लिए 5.5 करने के लिए किसी अन्य परत का घनत्व है वो ज़्यादा करना पड़ेगा, तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं, यानी जो पृथ्वी के कोर है उसका जो घनत्व है वो 5.5 से अधिक होगा। साधारण तौर पर यह घनत्व 11 माना जाता है, यानी जो कोर का घनत्व कितना है, 11 है। ठीक है, जो जल से 7 और 8 गुना भारी है। जो जल का जो घनत्व होता है उससे कितना गुना भारी है, 7 से 8 गुना भारी है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के आधार पर कैवेंडिश ने 1798 में पृथ्वी के औसत घनत्व के मापन का प्रयास किया था। जो सबसे पहले प्रयास किसने किया था, भी औसत घनत्व को मापने के लिए, घनत्व को पृथ्वी का जो उसका किया था कैवेंडिश। ठीक है, 1798 में, ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, इनके अनुसार पृथ्वी का औसत घनत्व जल की तुलना में 5.48 गुना अधिक है।
यानी जो पृथ्वी का जो घनत्व है वो जल से कितना गुना अधिक है। ये जल के घनत्व के संदर्भ में बात की जा रही है, ठीक है। यानी जल से कितनी ज़्यादा गुना भारी है पृथ्वी, यानी जल की तुलना में 5.48 गुना अधिक है, ठीक है। पॉइंटिंग है उसने, फिर सबसे पहले किसने किया था, कैवेंडिश ने, फिर है पॉइंटिंग ने 1878 में एक प्रयोग के आधार पर पृथ्वी का औसत घनत्व 5.49 GCM-3, ठीक है, जो पावर है परिकलित किया, यानी इतना बताया। पृथ्वी का जो औसत घनत्व है कितना बताया, यानी 5.5 के लगभग बताया, ठीक है। फिर है 1950 के बाद उपग्रह के आधार पर पृथ्वी के औसत घनत्व के परिकलन का सिलसिला प्रारंभ हो गया। इसके अनुसार पृथ्वी का औसत घनत्व 5.517, ठीक है, यानी GCM-3 धरातल का जो घनत्व है 2.6 से 3.3, यानी जो ऊपरी परत है, जो धरातल जिस पे हम यानी कह सकते हैं जिस पे हम रहते हैं, जो पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, ठीक है, लेयर है, उसका औसत घनत्व कितना है, यानी 2.6 से लेकर 3.3, ठीक है, GCM-3 की पावर, ठीक है, के बीच है। और जो केंद्र का घनत्व है पृथ्वी का वो कितना है, 11 GCM-3 परिकलित किया गया है। यानी जो ऊपरी परत है उसका घनत्व तो इतना है 2.6 से लेकर 3.3, और जो केंद्र का जो घनत्व है वो 11 GCM है, ठीक है। और इसमें हम जो देखें तो घनत्व को मापने के लिए सबसे पहले किसने काम किया था, सबसे पहले किया था कैवेंडिश ने, ठीक है। फिर उसके बाद में किसने किया था, उसके बाद में किया था पॉइंटिंग ने, ठीक है, पॉइंटिंग याद रखना हमको, पॉइंटिंग ने किया, ठीक है। उसके बाद में जो 1950 है, 1950 में उपग्रह के आधार पर जो पृथ्वी का औसत घनत्व है उसका सिलसिला है जो वो प्रारंभ हो गया, यानी शुरू हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने की घनत्व की मोटी मोटी बात, अब हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। पृथ्वी के अंतरतम का घनत्व सर्वाधिक है, ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। जो पृथ्वी का केंद्र है उसका घनत्व हमने कितना बताया था, 11, ठीक है, लगभग 11 करीब। फिर अब हम बात करते हैं दबाव की, ठीक है। अब समस्या उठती है कि अंतरतम का यह अधिक घनत्व किस प्रकार संभव है, यानी जो कोर का जो घनत्व है वो 11 है, वो इतना किस प्रकार, मतलब इतना ज़्यादा क्यों है, उसका कारण क्या है, ठीक है। प्रारंभ में यह कल्पना की गई थी कि ऊपर से अंतरतम की ओर जाने पर चट्टानों का भार तथा दबाव बढ़ता जाता है, यानी ऊपर से जो मतलब चट्टानें हैं जो केंद्र में पाई जाती है, उन पर जो ऊपरी चट्टान है उनका भार पड़ता है, ठीक है, पड़ता है, तो उनसे क्या होता है, वो दबाव बढ़ता है। अतः पृथ्वी के अंतरतम का अधिक घनत्व बढ़ते भार के कारण बढ़ते हुए दबाव के कारण है, क्योंकि बढ़ते हुए दबाव के साथ चट्टान का घनत्व भी बढ़ जाता है। इसमें क्या बताया गया है, भी दबाव बढ़ने से भी जो कोर है, कोर में ऊपरी परत का दबाव पड़ने से उसका घनत्व अधिक है, इसमें ये कहा गया है, ठीक है। इस तरह यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के अंतरतम का अत्यधिक घनत्व वहाँ पर स्थित अत्यधिक दबाव के कारण है, यानी इसमें क्या गया है, बताया गया है भी पृथ्वी के जो अंतरतम है उसका घनत्व अधिक किस कारण है, अत्यधिक दबाव के कारण है। परंतु आधुनिक प्रयोगों द्वारा यह प्रमाणित कर दिया गया है कि प्रत्येक शेल में एक ऐसी सीमा होती है, यानी एक चट्टान है उसमें एक ऐसी सीमा होती है भी, उसके आगे घनत्व अधिक नहीं हो सकता, यानी उसकी एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा उसका घनत्व नहीं हो सकता, उसका दबाव चाहे कितना भी अधिक क्यों न कर दिया जाए, ठीक है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि यदि पृथ्वी के अंतरतम का घनत्व अधिक दबाव के कारण नहीं है तो वह स्वयं धातु का बना है, यानी इसमें बताया गया है भी जो घनत्व है पहले प्रेडिक्ट किया गया था भी घनत्व है वो दबाव के कारण, ठीक है, लेकिन बाद में बताया गया कि दबाव के कारण नहीं हो सकता, क्योंकि जो एक शेल होती है उसका एक सीमा होती है, उसके लिए एक लिमिट होती है, मतलब, ठीक है, घनत्व की कह सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं भी अगर इसका घनत्व दबाव के कारण नहीं है तो इसका घनत्व किस कारण है, तो इसका घनत्व बताया जा रहा है भी स्वयं धातु का बना है। जो कोर है, कोर किसका बना है, धातु का बना है, ठीक है।
जिससे पदार्थ समय अधिक घनत्व वाले तथा भारी हैं। अनेक प्रयोगों तथा पर्यवेक्षणों के आधार पर यह मान लिया गया है कि पृथ्वी का अंतरतम निकल और लोहे का मिश्रण का बना है। ये बात हमें याद रखनी है, निकल और लोहे का। जो पृथ्वी का जो अंतरतम है किससे बना है? निकल और लोहे का। यह तथ्य पृथ्वी की चुंबकीय दशा को भी प्रमाणित करता है। यानी जो चुंबकीय दशा है, यानी पृथ्वी में जो गुरुत्वाकर्षण है, या कह सकते हैं जो चुंबकीय दशा है, उसको भी प्रमाणित करता है। ठीक है, क्योंकि लोहा तथा निकल प्रधान चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, लोहा और निकल क्या है? प्रधान चुंबकीय पदार्थ है। सॉरी, मैं काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया। तो हमने दोबारा बता देता हूँ। भी जो कोर है किसका बना है? धातु का बना है। ठीक है, पहले तो ये प्रेडिक्ट किया गया था भी जो दबाव के कारण अधिक घनत्व है, ऊपरी चट्टानों का दबाव पड़ता है, उससे कोर का जो घनत्व है वो अधिक है। लेकिन ये जो प्रेडिक्ट किया गया था, ये बाद में पता चला कि भी एक सेल होती है ना, जो चट्टान होती है, उसकी एक लिमिट होती है दबाव सहन करने की। ठीक है, उससे ज़्यादा उसका घनत्व नहीं हो सकता। तो ये भी एक खारिज कर दिया गया। उसके बाद में क्या माना गया? भी जो कोर है वो धातु का बना है, यानी धातु है वो कोर में पाई जाती है। कौन कौन सी धातु पाई जाती है? वो जो निकल और लोहा का मिश्रण है, यानी कोर में क्या है? निकल और लोहे का मिश्रण है। यह तथ्य पृथ्वी की चुंबकीय दिशा को भी प्रमाणित करता है, क्योंकि लोहा तथा निकल प्रधान चुंबकीय पदार्थ हैं। इस धातु निर्मित अंतरतम के चारों ओर शेल की दूसरी परत है, जिसका कम से कम ऊपरी भाग रवेदार शेल का अवश्य बना है। अब हम क्या बात करते हैं? इस धातु निर्मित अंतरतम के चारों ओर एक शेल है। ठीक है, शेल की एक दूसरी परत है, यानी शेल की एक दूसरी परत है जिसका कम से कम ऊपरी भाग रवेदार शेलों का बना है, जिसका बाकी से रवेदार शेलों का बना है। ठीक है, ये भी याद रखना है। फिर है तापमान। ये हमने बात की घनत्व की पहले, फिर बात की हमने दबाव की। ठीक है, अब बात करते हैं तापमान की। दबाव का कारण क्या है? याद रखना, जो कोर है वो धातु का बना है। धातु कौन कौन सी? धातु है निकल और लोहा। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेम्परेचर, तापमान की। तापमान सामान्य रूप से यह विदित है कि पृथ्वी जो है बोर होल्स तथा माइंस से उपलब्ध विवरणों के आधार पर क्या कहते हैं? तापमान यह विदित होता है पृथ्वी की जो बाह्य सतह से नीचे की ओर गहराई में जाने पर औसत रूप में तापमान है जो प्रति 1000 मीटर पर 2 डिग्री या 3 डिग्री सेल्सियस की दर से बढ़ता है। परंतु 8 किलोमीटर से अधिक गहराई पर जाने पर तापमान की वास्तविक वृद्धि दर का पता लगाना कठिन हो जाता है। ठीक है, इसमें हमें क्या याद रखना है? तापमान कैसे बढ़ता है पृथ्वी में? अगर हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो तापमान 1000 मीटर पर 2 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री या 3 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, की दर से बढ़ता है। यानी हम 100 मीटर नीचे जाएंगे, ठीक है, तो कितना बढ़ेगा? 2 या 3 डिग्री सेल्सियस। जो 8 किलोमीटर से अधिक गहराई पर जाने पर तापमान की वास्तविक वृद्धि दर का पता लगाना कठिन हो जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर महाद्वीपीय क्रस्ट में तापमान की वृद्धि दर का परिकलन भूताप ग्राफ के आधार पर किया गया है। देखिए, जो महाद्वीपीय क्रस्ट है उसमें तापमान की वृद्धि का परिकलन किससे किया गया है? ये याद रखना है, जियोथर्मल्स ग्राफ। जो जियोथर्मल्स ग्राफ है उसके आधार पर जो तापमान है उसे मापा गया है, महाद्वीपीय जो क्रस्ट है उसका। अब देखते हैं तापमान में गहराई के साथ वृद्धि की दर घटती जाती है। अब देखिए, तापमान में गहराई के साथ वृद्धि की दर घटती जाती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान की स्थिति के विषय में निम्न तथ्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जैसे देखिए, दुर्बलता मंडल है। दुर्बलता मंडल आंशिक रूप में द्रवित या गलित है।
इसमें क्या बताया गया है, जो दुर्बलता मंडल है, जो एस्ट्रोस्फेयर है, ठीक है, उसका जो तापमान है, जो ऊपरी ऊपरी परत है, ठीक है, उसका जो 100 किलोमीटर की गहराई पर तापमान 1100 डिग्री से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, जो प्रारंभिक गलनांक के करीब है। यानी जो दुर्बलता मंडल है उसका तापमान कितना है, 1100 डिग्री से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस तक, 100 किलोमीटर की गहराई तक की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। अब 400 किलोमीटर की गहराई पर जाएंगे तो तापमान कितना होगा, वो होगा 1500 डिग्री सेल्सियस। इसमें तो 100 किलोमीटर की मतलब नीचे जाने पर, गहराई में जाने पर 1100 से 1200 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा। लेकिन अगर हम 400 किलोमीटर की गहराई पर जाते हैं तो सिर्फ 300, यानी कह सकते हैं यहाँ 1200 था, ये सिर्फ 300 ही बढ़ा, ठीक है। यानी जो दर है वृद्धि दर वो कम हुई, ठीक है। और 700 किलोमीटर की गहराई पर 1900 डिग्री सेल्सियस तापमान का आकलन किया गया है। और जो अब हमें ये याद रखना है, 100 किलोमीटर की गहराई पर 1100 से 1200 डिग्री सेल्सियस, 400 किलोमीटर की गहराई पर 1500 डिग्री सेल्सियस, और 700 किलोमीटर की जो गहराई है उसमें 1900 डिग्री सेल्सियस तापमान का आकलन किया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो मेंटल है, यानी बाह्य गलित अंतरतम की सीमा अर्थात 2900 जो किलोमीटर है उसका तापमान कितना है, 3700 डिग्री सेल्सियस। 2900 किलोमीटर की गहराई पर 3700 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जो बाह्य गलित अंतरतम है यानी 5100 किलोमीटर, उसका तापमान कितना है, 4300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसमें हमें कौन कौन सी बात याद रखनी है इसमें याद रखनी है जो दुर्बलता मंडल है, इसमें क्या है, 100 किलोमीटर की गहराई पर 1100 से 1200 डिग्री सेल्सियस, 400 किलोमीटर की गहराई पर 1500 डिग्री सेल्सियस, 700 किलोमीटर की गहराई पर 1900 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जो 2900 किलोमीटर की गहराई पर है वो 3700 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जो 5100 किलोमीटर की गहराई पर है वो तापमान कितना है, 4300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो ये तापमान है, इस तापमान का कारण क्या है, ठीक है। जो पृथ्वी में ऊष्मा का जनन या स्थानांतरण, ठीक है, इसकी बात करते हैं हम। ये ऊपर जो हमने डाटा बताया वो याद रखना है, ठीक है, क्योंकि वो नेट के एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। पृथ्वी में ऊष्मा का जनन तथा स्थानांतरण, पृथ्वी में ऊष्मा का जनन तथा स्थानांतरण, यानी पृथ्वी में ऊष्मा कैसे उत्पन्न होती है और उसका स्थानांतरण किस तरह होता है, ठीक है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का जनन मुख्य रूप से रेडियो सक्रिय पदार्थों तथा गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन से होता है, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, जो रेडियो सक्रिय पदार्थ है, रेडियो सक्रिय पदार्थ तथा गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन से होता है। एक बात हमें ये याद रखनी है भी, पृथ्वी में ऊर्जा का जो जनन है किससे होता है, रेडियो सक्रिय पदार्थ तथा गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन से। गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन, रेडियो सक्रिय पदार्थ, गुरुत्व बल, रट लो, ठीक है। रेडियो सक्रिय पदार्थ, गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन से। यह विश्वास किया जाता है कि लगभग 4.7 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी के आंतरिक भाग का प्रारंभिक तापमान लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ग्रीय संवर्धन, ठीक है, प्लानेटरी एक्रेशन तथा रुद्रोष्म संपीड़न, एडियाबैटिक कंप्रेशन की प्रक्रियाओं द्वारा जनित रहा होगा, ठीक है। ग्रीय संवर्धन और रुद्रोष्म संपीड़न, ठीक है, इससे जो है वो तापमान बना होगा जो प्रारंभिक अवस्था थी, ठीक है, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। उस समय 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान था पृथ्वी के आंतरिक भाग का, ठीक है। आगे चलकर रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग की ऊष्मा में वृद्धि हुई। लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी के अंतरतम तथा मेंटल का अलगाव हुआ होगा, जो लगभग 4 से 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी के अंतरतम तथा मेंटल का अलगाव हुआ होगा, ठीक है। जबकि लोहे का तापमान बढ़कर गलनांक को प्राप्त हुआ। इस तरह गलित लोहे के अंतरतम में डूबने के कारण 2 × 10⁻37 अर्घ गुरुत्व बल ऊष्मा के रूप में मुक्त हुई होगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर पदार्थों को बड़े पैमाने पर पिघलाव तथा
पुनर्गठन होने से विभिन्न मंडलों का निर्माण हुआ होगा। देखिए इसमें जो बताया गया है भी पृथ्वी में जो अंतरतम है यानी मेंटल है और कोर है जो क्रस्ट है, ठीक है, कोर मेंटल और क्रस्ट, तो इसकी उत्पत्ति किस वजह से हुई ये याद रखना। इसमें बताया गया है कि 4 से 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी के अंतरतम मेंटल का अलगाव हुआ होगा, जबकि लोहे का तापमान बढ़कर गलनांक को प्राप्त हुआ। इस तरह गलित लोहे के अंतरतम में डूबने के कारण 2 × 10⁻37 अर्ग गुरुत्व ऊष्मा के रूप में मुक्त हुई होगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर पदार्थों का बड़े पैमाने पर पिघलाव तथा पुनर्गठन होने से विभिन्न मंडलों का निर्माण हुआ होगा। ठीक है, ये इसमें बताया गया है जी। इसका भी निर्माण कैसे हुआ ये याद रखना है हमको, क्योंकि ये ज्योग्राफी के स्टूडेंट होकर हमें पता होना चाहिए भी अंतरतम मेंटल क्रस्ट कैसे बनी। ठीक है, जो 4 से 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व जो पृथ्वी का जो अंतरतम है वो मेंटल का अलगाव हुआ। ठीक है, और लोहे का जो तापमान है वो क्या होगा बढ़कर गलनांक को प्राप्त हुआ। ठीक है, इस तरह गलित अंतरतम में डूबने से इतने अर्ग गुरुत्व ऊष्मा जो है मुक्त हुई। ठीक है, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर पदार्थों का बड़े पैमाने पर अलगाव या पिघलाव हुआ। ठीक है, और पुनर्गठन से विभिन्न मंडलों का निर्माण हुआ। ठीक है, यही बात हमें याद रखनी है। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल अर्थात क्रस्ट में प्रमुख चट्टानें देखिए पृथ्वी के जो वायुमंडल है यानी क्रस्ट में जो सबसे ऊपरी परत है, ठीक है, उसकी प्रमुख चट्टानें कौन कौन सी है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेरिडोडाइट। ठीक है, पेरिडोटाइट, जिनमें रेडियो सक्रिय पदार्थ यानी यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम आदि सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब हमसे पूछ ले कोई भी क्रस्ट में कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेरिडोडाइट। ठीक है, और इनमें क्या है? रेडियो सक्रिय पदार्थ यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब देखिए ग्रेनाइट में ये पदार्थ सबसे अधिक होते हैं। जो ग्रेनाइट है उसमें जो ये है यूरेनियम, थोरियम ये सबसे अधिक होते हैं। ठीक है, यूरेनियम ग्रेनाइट में कितना होता है? 4 ppm। ठीक है, थोरियम 13 ppm तथा पोटेशियम 4 ppm। ठीक है, इसके विघटन से ऊष्मा जनित होती है। अब देखिए ये हमें याद रखना है, यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम। ठीक है, इसमें जो ये पदार्थ है ग्रेनाइट में जो ये पदार्थ हैं ये ज़्यादा होते हैं, और इसका जो जब विघटन होता है यानी कह सकते हैं ग्रेनाइट का जब विघटन होता है तो ऊष्मा जनित होती है। इस प्रक्रिया से ग्रेनाइट के प्रत्येक ग्राम से 300 अर्ग प्रति वर्ष तापीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, 300 अर्ग प्रति वर्ष। अब देखिए यदि पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रेनाइट की 20 किलोमीटर मोटी गोलाकार कोशिका की कल्पना की जाए, उस उक्त प्रक्रिया से जनित कुल तापीय ऊर्जा 10⁻28 अर्ग होगी। इस तरह स्पष्ट है कि महाद्वीपीय भागों से जो ऊष्मा बाहर की ओर प्रवाहित होती है उसका जनन ग्रेनाइट सतह से रेडियो सक्रिय पदार्थों से होता है, परंतु सागरीय नितल से प्रवाहित होने वाली जो सागरीय नितल है यानी ये बात करा है जो मतलब सागर के नीचे जो कह सकते हैं क्रस्ट पाई जाती है, उसका जो ऊष्मा का जनन है अधिक रफ्तार से होता है, क्योंकि महासागरीय क्रस्ट में ग्रेनाइट नहीं होती है। ठीक है, जो महासागरीय क्रस्ट में क्या नहीं होती? ग्रेनाइट नहीं होती। ये याद रखना है, महासागरीय क्रस्ट में ग्रेनाइट नहीं होती। पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊष्मा का प्रवाह बाहर की ओर होता है। पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है उससे ऊष्मा का प्रवाह बाहर की ओर होता है। स्मरणीय है कि ठोस भाग में ऊष्मा की ऊर्जा एटम के कंपन के रूप में होती है। देखिए क्या बताया गया है, जो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसमें ऊष्मा का जो प्रवाह है वो बाहर की ओर होता है। ठीक है, आंतरिक भाग से यानी कोर से बाहर की ओर ऊष्मा का प्रवाह होता है। ठोस भाग में ऊष्मा की ऊर्जा एटम के कंपन के रूप में होती है। जो ठोस भाग में ऊर्जा, ठीक है, एटम के कंपन के रूप में होती है। ठीक है, एटम के कंपन ठोस भाग में ऊष्मा होती है। ठीक है, ठोस भाग में ऊष्मा कैसी होती है? एटम के कंपन, ऊर्जा एटम के कंपन से के रूप में होती है। शेल ऊष्मा की अच्छी चालक नहीं होती है। जो शेल है
यानी चट्टान ऊष्मा की अच्छी चालक नहीं होती है, ऐसे कह सकते हैं। मात्र 10 मीटर मोटी शेल परत से ऊष्मा के स्थानांतरण में 3 वर्ष का समय लगता है। यानी अगर ऊष्मा को 10 मीटर जो मोटी परत शेल है, ठीक है, सेल है, उसको 10 मीटर जो परत है उसको पार करने में एक सीमा से दूसरी सीमा पर जाने के लिए 3 वर्ष का समय लगता है। इसी तरह जो 100 मीटर मोटे लावा प्रवाह को शीतल होने में, जो 100 मीटर मोटा अगर लावा कहीं पे धरातल पर जम गया, 100 मीटर मोटा है, तो उसको शीतल होने में लगभग 300 वर्ष लगते हैं, ठीक है। 400 किलोमीटर मोटी जो शेल कोशिका के निचले भाग से ऊपरी भाग में ऊष्मा के प्रवाह के लिए 5 बिलियन वर्ष लगेंगे। जो 400 किलोमीटर मोटी शेल कोशिका के निचले भाग से ऊपरी भाग में ऊष्मा के प्रवाह के लिए 5 बिलियन वर्ष लगेंगे, ठीक है। यानी जो ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वो सेल में क्या होता है, अच्छी तरह या बहुत लंबे टाइम के बाद होता है, बहुत टाइम लगता है। यानी यदि पृथ्वी का शीतलन केवल संचालन विधि से होना रहा होता, यदि पृथ्वी का शीतलन केवल संचालन कंडक्शन विधि से होना रहा होता, तो 400 किलोमीटर से अधिक गहराई से ऊष्मा आज तक सतह पर नहीं पहुंच पाई होती, ठीक है। इसमें बताया गया है जो शीतलन है वो कंडक्शन की वजह से हुआ होता तो 400 किलोमीटर से अधिक गहराई से ऊष्मा आज तक सतह पर नहीं पहुंच पाई होती, ठीक है। इसमें ये बताया गया है भी ठोस भाग नहीं हो सकता पृथ्वी का, ठीक है। पृथ्वी क्योंकि तरल भाग में ऊष्मा है वो स्थानांतरण थोड़ी तीव्र गति से होती है, कह सकते हैं, ठीक है। पृथ्वी के जो आंतरिक भाग से ऊपर कर लेता हूँ, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊष्मा की ओर पृथ्वी के आंतरिक भाग से बाहर की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण विकिरण विधि से भी अच्छी तरह नहीं हो सकता, ठीक है। विकिरण विधि से नहीं हो सकता क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग के अधिकांश खनिज अपेक्षाकृत अपारदर्शी है, ठीक है। ऐसे पदार्थों से विकिरण द्वारा ऊष्मा का ह्रास प्रवाह अच्छी तरह नहीं हो सकता। ऊष्मा के स्थानांतरण की तीसरी संभावना संवहन की प्रक्रिया हो सकती है, परंतु संवहन प्राय तरल में ही उत्पन्न होता है, ठीक है। ये एक बात कही गई है, इसे नोट करना, संवहन प्राय तरल में ही उत्पन्न होता है। पृथ्वी के क्रस्ट के ठोस प्रारूप को देखकर संवहन की प्रक्रिया संदिग्ध लगती है, परंतु प्लेट विवर्तनी सिद्धांत के प्रकाश में आने से सागर नितल के प्रसरण का सत्यापन हो गया है। इस सिद्धांत के तहत मध्य महासागरीय कटक के सहारे गर्म पदार्थ ऊपर उठता है तथा कटक के दोनों ओर नए स्थान का निर्माण करता है। शीतल होने पर ठोस होकर कटक से दूर खिसकता जाता है तथा पुनः नीचे डूबकर मेंटिल में आत्मसात होता जाता है। इस प्रकार पदार्थों का संवहनीय परिवहन होता है, जिसके अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊष्मा पदार्थ के साथ सतह पर पहुंचती है, यानी लावा के रूप में जो ऊष्मा है वो सतह पर पहुंचती है। पृथ्वी की सतह पर दो स्रोतों से ऊष्मा पहुंचती है, पृथ्वी के आंतरिक भाग से। अब देखिए पृथ्वी की जो सतह है उसमें दो स्रोतों से ऊष्मा पहुंचती है। जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, आंतरिक भाग से यानी कह सकते हैं जो संवहनीय परिवहन होता है, जो लावा बाहर आता है, ठीक है, और तथा सूर्य से, यानी सूर्य से जो हमें ऊष्मा मिलती है, जो किरणें मिलती हैं उनसे। अंततः दोनों स्रोतों से प्राप्त ऊष्मा का पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष में विकीर्ण हो जाता है। जो दोनों स्रोतों से जो प्राप्त ऊष्मा है पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष में विकीर्ण हो जाता है। सूर्य से प्राप्त ऊष्मा से वायुमंडल एवं जलमंडल का संचालन होता है, यानी जो सूर्य से जो प्राप्त ऊष्मा होती है उससे वायुमंडल और जलमंडल का संचालन होता है, जिससे अनाच्छादनात्मक प्रक्रमों का प्रादुर्भाव होता है। जबकि पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा द्वारा भूतल पर जो भूतल है, जो पृथ्वी के जो आंतरिक भाग से जो ऊष्मा मिलती है उसका क्या काम है, उसका काम है जो रचनात्मक कार्य है, जैसे पर्वत, पठार, ज्वालामुखी, भूकंप आदि होते हैं, ठीक है।
अब हमने बात की जो ऊष्मा का जनन और स्थानांतरण की हमने पीछे बात की, ठीक है। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य, ठीक है। यानी पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है उनके साक्ष्य के आधार पर, ठीक है। जो पृथ्वी की अंतरतम है उसको जानने का प्रयास करेंगे हम। विभिन्न विद्वानों ने पृथ्वी की उत्पत्ति की समस्या के निदान के लिए उसका मूल रूप ठोस वायवीय तरल भाग माना है, ठीक है। कि किसी ने ठोस माना है, किसी ने वायु माना है, किसी ने तरल माना है। जो ग्रहाणु परिकल्पना पढ़ी थी हमने, उसके अनुसार जो पृथ्वी का निर्माण है वो ठोस ग्रहाणुओं के समूहन के कारण माना गया है। जो ठोस ग्रहाणुओं के समूहन के कारण माना गया है। इस आधार पर पृथ्वी का अंतरतम ठोस अवस्था में होना चाहिए ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार। और जो ज्वारीय परिकल्पना है उसके अनुसार पृथ्वी का निर्माण सूर्य से निश्रित ज्वारीय पदार्थ से हुआ, तो पृथ्वी का अंतरतम है वो तरल अवस्था में होना चाहिए। अब जो लाप्लास महोदय जो है वो वायव न्यायिका परिकल्पना के प्रतिपादक थे, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा पृथ्वी के अंतरतम को तरल बताया, ठीक है। यदि यह मान लिया जाए तो अनेक घटनाएं उपस्थित हो सकती हैं। निहारिका परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति गैस से बनी निहारिका से मानी जाती है, ठीक है। इस आधार पर पृथ्वी की का जो अंतरतम वायव्य अवस्था में होना चाहिए। वैसे लाप्लास अंतरतम को तरल मानते हैं, ठीक है। जोयप्रिज है तथा रितर है नामक विद्वान है जो, उन्होंने पृथ्वी का जो अंतरतम है वो गैस का बना हुआ माना है। और यह मत जो है वो भ्रामक है, क्योंकि केवल दो संभावनाएं हो सकती है, या तो अंतरतम ठोस हो सकता है या तरल। इसका निराकरण आगे किया गया है। ये जो हमने बात की है भी जो सिद्धांत है उसके आधार पर पृथ्वी का अंतरतम जानने की, ये जो अच्छी तरह से नहीं बताते, ठीक है। इसको पृथ्वी के अंतरतम को जानने के लिए में अब हम प्राकृतिक स्रोत है जो, अब हम प्राकृतिक स्रोत की बात करते हैं, ठीक है। प्राकृतिक स्रोत में पहला क्या है, पहला है ज्वालामुखी क्रिया, ठीक है। ज्वालामुखी के उद्गार के समय पृथ्वी के आंतरिक तथा ऊपरी भाग में गर्म तथा तरल मैग्मा एवं लावा का विस्तार हो जाता है। जो ज्वालामुखी के उद्गार के समय जो आंतरिक भाग तथा ऊपरी जो भाग में जो गर्म और मैग्मा है उसका जो लावा का विस्तार हो जाता है। इस आधार पर कुछ विद्वानों का यह विश्वास है कि पृथ्वी की गहराई में कम से कम एक ऐसी परत अवश्य है जो कि सदैव तरल अवस्था में रहती है। इसी को मैग्मा भंडार बताया जाता है, जहाँ से ज्वालामुखी के उद्गार के समय तरल एवं तप्त मैग्मा पृथ्वी के ऊपर प्रकट होता है। इस आधार पर पृथ्वी का कुछ भाग तरल अवश्य होना चाहिए, परंतु जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि आंतरिक भाग में अत्यधिक दबाव चट्टानों को पिघली अवस्था में नहीं रहने देगा। इस प्रकार आंतरिक भाग को ठोस होगा, न कि तरल, ठीक है। यह संभव हो सकता है कि पृथ्वी के ऊपरी भाग पर दरार आदि पड़ने से चट्टान का दबाव कम हो जाता है, ठीक है। जिससे चट्टान का गलनांक बिंदु गिर जाता है, जिस कारण चट्टान वहां पर अधिक ताप के कारण पिघल कर ज्वालामुखी के रूप में प्रकट हो जाती है। इस तरह ज्वालामुखी के उद्गार से भी पृथ्वी के अंतःकरण की बनावट के विषय में कोई निश्चित तथ्य नहीं निकल पाते हैं, ठीक है। तो ज्वालामुखी से जो संबंधित साक्ष्य है उससे भी जो पृथ्वी का अंतरतम जानने में हमें समर्थ नहीं है, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं भूकंप विज्ञान के साक्ष्य, यानी भूकंप आते हैं उनके साक्ष्य के उनके आधार पर जो वेव्स होती हैं भूकंप, ठीक है। भूकंप विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भूकंपीय लहरों का सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा अंकन करके अध्ययन किया जाता है। ये बात हमें याद रखनी है, सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा, ठीक है। भूकंप विज्ञान की एक ऐसा प्रत्यक्ष साधन है जिससे पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट के विषय में प्राप्त जानकारी उपलब्ध होती है। भूकंप विज्ञान को अध्याय 10 में विशद व्याख्या करेंगे। यहाँ पर संक्षेप में उसका केवल थोड़ा बहुत बताया गया है, ठीक है। इसमें पृथ्वी के आंतरिक भाग के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। जिस जगह से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है हम उसे भूकंप मूल कहते हैं, ठीक है।
जहाँ से भूकंप प्रारंभ होता है, ठीक है, उसे भूकंप मूल यानी फोकस कहते हैं। जहाँ पर भूकंपीय तरंगे का सबसे पहले अनुभव किया जाता है, ठीक है, उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। जहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ है उसे भूकंप मूल, जहाँ सबसे पहले अनुभव किया जाता है, ठीक है, यानी जहाँ सबसे पहले उसकी तरंग या पहुँचती है, ठीक है, उसे भूकंप केंद्र कहते हैं, यानी एपिसेंटर कहते हैं, ठीक है। फोकस और एपिसेंटर ये याद रखना है। एपिसेंटर क्या है? जहाँ अनुभव किया जाता है। एपी एक्सपीरियंस कह सकते हैं, एक्सपीरियंस अनुभव, ठीक है। और जो फोकस है, फोकस, ठीक है, ये कहाँ होता है? जहाँ से भूकंप है वो प्रारंभ होता है, ठीक है। इन तरंगों को भूकंपीय लहर कहते हैं। भूकंप के दौरान पृथ्वी में कई प्रकार की जो तरंगें उत्पन्न होती हैं, इन तरंगों को भूकंपीय लहर कहते हैं। मुख्य रूप से भूकंपीय लहरों को 3 श्रेणियों में रखा जाता है, ठीक है। 3 श्रेणी है। पहली है प्राथमिक अथवा अनुदैर्ध्य लहरें। प्राथमिक अथवा अनुदैर्ध्य लहरें वे भूकंपीय लहरें हैं जो कि ध्वनि की लहर के समान होती है तथा इनमें कणों की गति लहर की रेखा की सीध में होती है। कणों की गति लहर की गति के सीध में होती है, ठीक है। यह सबसे अधिक वेगवान लहर होती है, ये याद रखना, सबसे अधिक वेगवान लहर होती है तथा ठोस भाग में अत्यधिक गति से प्रवाहित होती है। ये ठोस भाग में प्रवाहित होती है, ठीक है, अत्यधिक गति से। फिर है आड़ी तथा गौण लहरें, सेकेंडरी और ट्रांसवर्स और डिस्टोर्शनल और एस वेव्स, ठीक है। ये द्वितीय अथवा गौण लहरें जल तरंग तथा प्रकाश तरंगों के समान होती है, जिनके कणों की गति लहर की दिशा के समकोण पर होती है। जो लहर की गति है, लहर की गति के समकोण पर होती है। इन्हीं कारण इन्हें आड़ी लहरें कहते हैं। संक्षेप में इन्हें एस लहर भी कहते हैं, जो कि तरल भाग में प्राय लुप्त हो जाती है। ये क्या है? तरल भाग में लुप्त हो जाती है, ठीक है। ये याद रखना है, जो एस वेव है ये सिर्फ सॉलिड में प्रवाहित होती है, तरल भाग में एस सॉलिड, ठीक है। इसे याद रखना, ये सॉलिड में सिर्फ गुजर सकती है। इसके बाद में आती हैं जो धरातलीय लहरें हैं। जो धरातलीय लहरें हैं उसे सरफेस लॉन्ग पीरियड वेव और एल वेव कहते हैं, ठीक है। धरातलीय लहरें प्राय पृथ्वी के ऊपरी भाग को ही प्रभावित करती है। ये अत्यधिक प्रभावशाली लहरें हैं, ठीक है। इन लहरों की सबसे अधिक लंबा मार्ग तय करना पड़ता है। ये लहरें सबसे अधिक लंबा मार्ग तय करती है, यद्यपि इनकी गति सबसे कम होती है। यानी इसकी गति है, सबसे अधिक गति किसकी होती है? जो प्राथमिक है, प्राइमरी उसकी, और इसकी गति क्या होती है? कम होती है, ठीक है। जब भूकंप आता है तो भूकंप केंद्र पर इन लहरों का अंकन किया जाता है, ठीक है। सिस्मोग्राफ की सहायता से इनका अंकन किया जाता है, ठीक है। सर्वप्रथम लघु तथा कमजोर कंपन, यानी जो सर्वप्रथम लघु तथा कमजोर कंपन आता है इसे प्राथमिक कंपन कहते हैं। कुछ अवकाश के बाद दूसरा अपेक्षाकृत कुछ अधिक प्रभावशाली कंपन होता है, यानी पहले कम आएगा कंपन, ठीक है, उसके बाद में द्वितीय आएगा, दूसरा आएगा कुछ देर बाद, और इसके बाद में अधिक अवधि वाला मुख्य कंपन यानी तीसरा कंपन आएगा, मुख्य कंपन आएगा, ठीक है, मेन शॉक। इस प्रकार ये तीनों कंपन क्रमश पी, एस और एल लहरों द्वारा प्रदर्शित होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें देखिए सबसे पहले कौन सी है? प्राइमरी, ठीक है, ये थोड़ा कंपन आया, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद में कुछ टाइम का गैप आया, ठीक है, ज़्यादा कंपन नहीं आया, ठीक है। उसके बाद में सेकेंडरी या कह सकते हैं जो सेकेंडरी कंपन आया, दूसरा जो कंपन है वो थोड़ा सा अधिक, ये देख सकते हैं लहरें कुछ बड़ी ज़्यादा है। उसके बाद में कुछ टाइम बाद फिर आया तीसरा मुख्य कंपन, जिसे हम धरातलीय या लव वेव कह सकते हैं, ठीक है। जो तीसरा कंपन ये सबसे अधिक विनाशकारी होता है, ठीक है। इन तरंगों की गति तथा भ्रमण पथ के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग के विषय में जानकारी है जो प्राप्त की जा सकती है। भूकंपीय लहरें प्राय ठोस भाग से होकर गुजरती है तथा एक ही स्वभाव वाले ठोस भाग में ये
लहरें एक सीधी रेखा में सीधे मार्ग से चलती हैं। ठीक है, इस आधार पर अगर पृथ्वी एक ही प्रकार की घनत्व वाली चट्टानों से निर्मित एक ठोस भाग होती तो भूकंपीय लहरें समान गति से पृथ्वी के कोर तक एक सीधी रेखा में पहुंच जाती। परंतु भूकंप केंद्रों पर इन लहरों के अंकन से ज्ञात होता है कि ये लहरें एक सीधी दिशा में न चलकर वक्राकार मार्ग का अवलंबन करती है। इस प्रकार यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के भीतर घनत्व में विभिन्नता है। इस घनत्व की विभिन्नता के कारण लहरें परावर्तित होकर वक्राकार हो जाती है। परिणाम स्वरूप उनका मार्ग भी वक्राकार हो जाता है। चूंकि आंतरिक भाग की ओर घनत्व बढ़ता जाता है, अतः कोर में ये लहरें वक्राकार होकर सतह की ओर अवतल हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एस लहरों का यह स्वभाव होता है कि वे तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजरती। जो बताया था एस यानी सॉलिड। ठीक है, ये सॉलिड से गुजरती हैं, ये तरल पदार्थ से नहीं गुजरती। ओल्डहम नामक विद्वान ने 1909 में यह प्रमाणित किया कि भूकंप केंद्र से 120 डिग्री की दूरी पर एस लहरें लुप्त हो जाती है। ठीक है, जो 120 डिग्री की दूरी पर है, जो एस लहरें क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है तथा पी लहरें अत्यधिक दुर्बल हो जाती है। यह बात चित्र 3.2 से भी स्पष्ट हो जाती है। पृथ्वी के कोर में एस लहरों का पूर्णतः अभाव है। ठीक है, इसमें हम दिखाते हैं थोड़ा। ये देखिए, ये जो पी लहरें हैं, ठीक है, ये आधी तो इधर चली गई और आधी ये कोर में आ गई। ठीक है, लेकिन जो एस लहरें हैं, ठीक है, ये यहाँ से मुड़ जाती है 120 डिग्री पर। ठीक है, ये यहाँ से लुप्त हो जाती है। ठीक है, ऐसे ये इसको पार नहीं कर पाती कोर को। ठीक है, यहाँ पर नहीं पहुँच पाती। ये इसका छाया क्षेत्र है। ठीक है, और ये पी लहरें हैं जो तरल से भी जा सकती है। जो एस लहरें हैं वो सिर्फ सॉलिड से जाती है। ठीक है, कोर से नहीं जाती है। ठीक है, इस आधार पर यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तरल अवस्था में एक कोर है जो कि 2900 किलोमीटर से अधिक गहराई में केंद्र के चारों ओर विस्तृत है। इस आधार पर विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि पृथ्वी का जो कोर है वो लोहा और निकल तरल अवस्था में होगा। ये अनुमान लगाया। ठीक है, इतना ही नहीं, भूकंप लहरों की गति तथा स्वभाव का अध्ययन किया जाए तो पृथ्वी के अंदर कई घनत्व क्षेत्र का आभास मिलता है। वैज्ञानिक खोजों के आधार पर कुछ और लहरों अथवा पी तथा एस लहरों की श्रेणियों का अध्ययन किया गया है। यह प्रमाणित तथ्य है कि जब चट्टानों में घनत्व में अंतर आता है तभी भूकंपीय लहरों की गति में अंतर आता है। ठीक है, गति के आधार पर भूकंपीय लहरों का 3 सेट्स ऑफ वेव्स बताया गया है। पी तथा एस लहरों, ठीक है, इनकी गति सबसे अधिक होती है। पीजी और एसजी लहरें, इनकी गति सबसे कम होती है। जो पीजी और एसजी सबसे कम। ठीक है, जो पी और एस है गति सबसे अधिक, पीजी एसजी की गति सबसे कम। पी और एस है, ठीक है, पी स्टार ऐसे कह सकते हैं, पी स्टार जो और एस जो स्टार है, इनकी गति जो प्रथम दो है, ठीक है, ये पीजी और पीएस जो है, पी और एस लहर है और पीजी और एसजी है, इनके मध्य होती है। ठीक है, यानी इनकी गति बीच में होती है। ठीक है, इस प्रकार भूकंपीय लहरों की गति के आधार पर प्रमाणित होता है कि उनकी गति में 3 जगहों पर अंतर आता है। अतः पृथ्वी के अंदर की 3 जगहों पर घनत्व में अंतर आना चाहिए। इस आधार पर यह प्रमाणित होता है या किया जाता है कि पृथ्वी के अंदर ऊपरी परत चट्टान की पतली परत के नीचे विभिन्न परतें पाई जाती है जिनके घनत्व में अंतर पाया जाता है।
जो ऊपरी परत है अपर लेयर, जेफरीज ने क्रोएशिया की कल्पा घाटी के 1906 के भूकंप के आधार पर, क्रोएशिया की कल्पा घाटी है 1906 के जो भूकंप आया था 1906 में के आधार पर पीएस के अलावा एक ऐसे युग्म का पता लगाया जिसकी गति सब लहरों से कम है। पीजी 5.4 किलोमीटर, एसजी 3.3 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से, ठीक है, पृथ्वी के ऊपरी धरातल में यात्रा करती है। ये लहरें जिन शैलों से होकर गुजरती है उनका घनत्व 2.7 होता है। इस आधार पर यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी की ऊपरी परत ग्रेनाइट नामक चट्टान की बनी है। इन दो लहरों से पूर्व पी तथा एस लहरों का अंकन किया जाता है जो न्यून वेग से ऊपर भाग में प्रवाहित होती है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग परतदार शेल का बना है, ठीक है। फिर है मध्यवर्ती परत। कुनार्ड ने टायर के 1932 के भूकंप के धक्के के आधार पर भूकंपीय लहरों के तृतीय युग्म का पता लगाया। इनकी गति पीजी एसजी तथा पीएस के बीच की होती है। तथा पीएस के बीच की होती है तथा इनका नामकरण पी स्टार एस स्टार किया गया है। इनमें पी स्टार लहरें 6 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा एस स्टार लहरें 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। जो पी स्टार है वो 6 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड, जो एस स्टार है वो 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, ठीक है। जो मध्यवर्ती भाग में प्रवाहित होती है। इन लहरों के मध्यवर्ती गति के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी में एक मध्यवर्ती परत है जिसका घनत्व 3 है। इस परत की वास्तविक चट्टानों के विषय में विद्वानों में मतभेद है। डाली तथा जेफरीज के अनुसार मध्यवर्ती परत बेसाल्ट की है, जबकि वेगनर तथा होम्स इसे एम्फीबोलाइट बताते हैं, परंतु अधिक विद्वानों के अनुसार यह परत बेसाल्ट की बनी हुई है। इसकी मोटाई 20 से 30 किलोमीटर बताई जाती है, यद्यपि यह भी विवाद का विषय है। यानी जो डाली और जेफरीज है, जो मध्यवर्ती जो परत है वो बेसाल्ट की बनी हुई बताते हैं, ठीक है। वेगनर और इसे होम्स किसकी बताते हैं, एम्फीबोल्ट की बताते हैं, ठीक है, ठीक है। यानी जो मध्यवर्ती जो परत है वो बेसाल्ट की बनी हुई है, ठीक है। इसकी मोटाई 20 से 30 किलोमीटर है। अब है निचली परत। पी तथा एस लहरें सबसे अधिक गहराई में प्रवेश करती है। इनमें पी 7.8 किलोमीटर, एस 4.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रवाहित होती है। इसी आधार पर पृथ्वी में एक निचली परत का आभास होता है। संभवतः यह अधिक घनत्व वाली चट्टानों की बनी है। इसका निर्माण डूनाइट अथवा पेरिडोइट्स, ये याद रखना, जो इसका निर्माण है वो डूनाइट और पेरिडोनाइट से हुआ है। धरातल से इनकी गहराई 2900 किलोमीटर बताई जाती है, ठीक है। तो हमने बात की जो भूकंप विज्ञान है, ठीक है, जो सिस्मोलॉजी है, उसके आधार पर जो पृथ्वी की आंतरिक को जानने की हमने कोशिश की। इसमें हमने सबसे पहले बात की प्राथमिक लहरों की, फिर आड़ी और गौण लहरों की, फिर धरातलीय लहरों की, ठीक है। उसके बाद में हमने जाना जो पी एस और एल जो वेव्स हैं, तरंगे हैं, उनके अलावा भी बहुत से जो परतें या कह सकते हैं बहुत सी तरंगे पाई जाती है जो विभिन्न परतों का पता लगाती है, जैसे पी जी एस जी, ठीक है। इनकी गति जो है वो कम होती है। पी स्टार एस स्टार है, इनकी गति इनके बीच में होती है, यानी पी और एस लहर है और एस जी और पी जी लहर है उसके बाद में। यानी सबसे पहले पी और एस लहर, ठीक है, इनकी गति सबसे अधिक होती है। फिर पी स्टार और एस स्टार इनकी गति होती है। फिर सबसे कम गति किसकी होती है, एस जी और पी जी की, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो पृथ्वी का जो रासायनिक संगठन है, यानी पृथ्वी किन किन पदार्थों से मिलकर बनी है, पृथ्वी में कौन कौन से पदार्थ, कौन कौन से धातु
क्या क्या पाया जाता है पृथ्वी के अंदर, जो रासायनिक संगठन है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं स्वेस के अनुसार। स्वेस नामक विद्वान ने पृथ्वी की रासायनिक संरचना के विषय में प्रकाश डाला है। भूपटल का ऊपरी भाग अवसाद से निर्मित परतदार शैलों का बना है। ये याद रखना, ऊपरी भाग अवसाद से निर्मित, ठीक है, परतदार शैलों का बना है, जिसकी गहराई तथा घनत्व बहुत कम है। ठीक है, घनत्व बहुत कम है। यह परत रवेदार शैल खासकर सिलिकेट पदार्थ की बनी है, जिसमें फेल्सपार और अपरक आदि खनिजों की बहुतायत होती है। इस परत के भी दो भाग किए गए हैं, हल्की सिलिकेट पदार्थ की बनी है, और जो इस परत के नीचे स्वेस ने 3 परतों की स्थिति मानी है। ठीक है, जो सबसे पहले है सियाल। ठीक है, स्वेस के अनुसार पृथ्वी का जो रासायनिक संगठन है और उनका परतें। ठीक है, सबसे पहले सियाल, ये देखिए मैं बता देता हूँ, थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले सियाल, सीमा और निफे। ठीक है, इसका घनत्व 2.7, 2.9 से 4.7 और 11। ठीक है, घनत्व की बात की गई किसके अनुसार, स्वेस के अनुसार। सबसे पहली परत है सियाल। ठीक है, सियाल परतदार शैल के नीचे सियाल की एक परत पाई जाती है। सबसे पहले परतदार शैल, ठीक है, जिसपे हम रहते हैं, धरातल। ठीक है, उसके नीचे सियाल पाई जाती है, जिसकी रचना ग्रेनाइट चट्टान से हुई है। सिलिका और एल्यूमिनियम से इसकी रचना हुई है। ठीक है, और इसका जो घनत्व है वो 2.9 है, औसत घनत्व। ठीक है, और औसत गहराई 50 से 300 किलोमीटर। 50 कहाँ पे, महासागरीय क्रस्ट। ठीक है, ये 300 किलोमीटर महाद्वीपीय यानी पर्वत जो आ जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, पर्वत पठार। ठीक है, और ये जो तेजाबी पदार्थों की दिखता है इसमें। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकेट पाए जाते हैं। ठीक है, फिर आती है सीमा। सीमा किसकी बनी है, बेसाल्ट आग्नेय शैलों से। ठीक है, और इसका सिलिका, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता है। ठीक है, घनत्व कितना है, 2.9 से 4.7। ठीक है, औसत गहराई 1000 से 200 किलोमीटर तक। ठीक है, इस तह में क्षारीय पदार्थ की दिखता है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, लोहे के सिलिकेट अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में आते हैं निफे। निफे में क्या है, निफे किसकी बनी है, सबसे जो नीचे पाई जाती है उसे। ठीक है, निकल और फेरियम, निकेल और फेरियम से निफे बना। ठीक है, इसका जो परत है वो कठोर धातुओं की बनी हुई है। घनत्व कितना, 11 है, और इनका जो नामकरण है वो हम बता ही सकते हैं। निफे का नी ले लिया और फेरियम का Fe ले लिया। ठीक है, निकल का, सॉरी। ठीक है, इससे निफे बना। ठीक है, और इसका व्यास है 4300 मील के लगभग है। ठीक है, यहाँ फेरियम लोहे का रूप होता है, फेरियम लोहे का रूप होता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। हमने स्वेस के अनुसार 3 परत पढ़ी है, सियाल, सीमा और निफे। सियाल किसकी बनी है, ग्रेनाइट की। ठीक है, और इसमें सिलिका, एल्यूमिनियम पाया जाता है। ठीक है, और इसका घनत्व 2.9 है। ठीक है, और पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, इसमें पाया जाता है। ठीक है, और एल्यूमिनियम के सिलिकेट भी पाए जाते हैं। फिर पढ़ी हमने सीमा। ठीक है, उसके बाद में हमने सीमा पढ़ी, सीमा। ठीक है, अब सीमा में क्या है, सीमा में देखा हमने ये बेसाल्ट आग्नेय शैलों से बनी है जो सीमा है। ठीक है, और इसका घनत्व 2.9 से लेकर 4.7 से। ठीक है, ठीक है, और इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और लोहे की सिलिकेट पाई जाती है। उसके बाद में हमने तीसरी परत पढ़ी निफे। घनत्व कितना है, 11, और निकल और फेरियम से बनी है निफे, निकल और फेरियम। ठीक है, और फेरियम जो होता है वो लोहे का एक रूप होता है। ठीक है, और इसकी गहराई कितनी है, गहराई लगभग 6880 यानी कह सकते हैं 4300 मील, 4300 मील इसका व्यास है। ठीक है, ये तो था स्वेस के अनुसार। ठीक है, अब हम देखते हैं जो पृथ्वी की विभिन्न परतें हैं उनकी मोटाई तथा गहराई देखते हैं। ठीक है, पृथ्वी तो निश्चित, यह इतना निश्चित हो चुका है कि पृथ्वी के विभिन्न भागों में घनत्व एक सा न होकर भिन्न है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ ही लिया। ठीक है, तो अब हम इसमें पढ़ने योग्य कौन सी बात है, सभी लोग इस एक ठोस कोर मानते हैं। इस क्षेत्र में डार्ली, होम्स, वांडर, ठीक है, जो ग्राट है, और जेफरीज के मत विचारणीय है। सबसे पहले डाली की बात करते हैं। डाली जो महोदय है उसने 3 परतें मानी है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले है बाहरी परत। ठीक
ठीक है, सिलिकेट पदार्थ की बनी है, ठीक है, और ये 1600 किलोमीटर तक, ठीक है, घनत्व कितना है 3, ठीक है। फिर है मध्यवर्ती परत, ठीक है, मध्यवर्ती लोहे और सिलिकेट की बनी है, ठीक है, 4.5 से लेकर 9 तक है, ठीक है, और इसकी गहराई 1280, ठीक है, मोटाई कह सकते हैं, ठीक है। फिर है फिर इसमें बात की गई है ये यहाँ आ गया, ठीक है। फिर है केंद्रीय भाग, सेंट्रल जोन, ये किसके अनुसार है, डाली के अनुसार, ठीक है। इसमें जो मध्य परत के नीचे जो पृथ्वी की अंतिम और तीसरी परत है ठोस भाग के रूप में है, जिससे लोहे की बनी है। इसका घनत्व 11.6 है। व्यास कितना है, 7440, ठीक है। इसने बताया है, किसने, डाली ने 3 परतें बताई हैं, आउटर, ठीक है, बाहरी परत, मध्यवर्ती परत और केंद्रीय परत। बाहरी परत कितनी है, घनत्व कितना है 3, ठीक है, सिलिकेट की बनी है। दूसरी कौन सी, मध्यवर्ती परत, लोहे एवं सिलिकेट की बनी है, ठीक है, और घनत्व कितना है 4.5 से लेकर 9, ठीक है। इसके बाद में केंद्रीय भाग, सेंट्रल जोन बताया इसने, ठीक है, इसका ये लोहे का बना है। व्यास कितना, घनत्व कितना है 11.6, व्यास कितना है 4400 मील, ठीक है। फिर है जेफरीज ने क्या बताया, भूकंपीय लहरों के अध्ययन के आधार पर जेफरीज ने पृथ्वी में 4 परतों की स्थिति बताई है, ठीक है। जेफरीज ने भूकंप के आधार पर, जो डाली है उसने किसके आधार पर बताया, घनत्व के आधार पर। होम्स का मत, होम्स ने साधारणीकरण के लिए पृथ्वी में 2 परतें मानी, ठीक है, पृथ्वी में 2 परतें मानी। प्रथम परत को उन्होंने क्रस्ट माना, जिसकी रचना ऊपरी तथा मध्यवर्ती परत को मिलाकर हुई है, यानी क्रस्ट और मेंटल, ठीक है। इसमें संपूर्ण सियाल का भाग तथा सीमा का ऊपरी भाग सम्मिलित होता है, ठीक है। दूसरी परत को सबस्ट्रेटम, आंतरिक आवरण, अधस्तर माना। इसका निर्माण सीमा के निचले भाग से हुआ है। इस तथ्य को निम्नलिखित रूप से प्रकट किया जा सकता है। सियाल ऊपरी परत, सीमा मध्यवर्ती परत, इसको मिलाकर क्रस्ट, ठीक है, सीमा निचली परत, ठीक है, सबस्ट्रेटम, ठीक है। इसने 2 परत मानी है, क्रस्ट और सबस्ट्रेटम, ठीक है। क्रस्ट किस किस से बने होकर, मतलब मिलकर बनी है, सियाल और सीमा से, ठीक है। मध्यवर्ती परत है जो सीमा, मध्यवर्ती परत और सियाल ऊपरी परत, इसको मिलाकर क्रस्ट। महाद्वीपों के नीचे सियाल की गहराई को विभिन्न साधनों एवं प्रमाणों के आधार पर होम्स ने निम्न रूपों में व्यक्त किया है। तापीय तर्कों द्वारा, ठीक है, 20 किलोमीटर तक, ठीक है, धरातलीय लहरों के आधार पर 15 किलोमीटर से अधिक, अनुदैर्ध्य अथवा पी लहरों के आधार पर 20 से 30 किलोमीटर के बीच लहरों के आधार पर, ठीक है। फिर है सबसे गहरी भूसनदी के दशाओं की गहराई के आधार पर 20 किलोमीटर से अधिक, ठीक है। अब हम बात करते हैं वान डर ग्राट के अनुसार। वान डर ग्राट महोदय ने भी गुटेनबर्ग तथा लिंक के प्रयोग के आधार पर पृथ्वी में 4 परतें की मान्यता दी है। परत, ऊपरी परत सियाल या क्रस्ट, मोटाई कितनी है, महाद्वीपों के नीचे 60 किलोमीटर, आंध्र महासागर के नीचे 20 किलोमीटर, प्रशांत महासागर के नीचे 0 किलोमीटर का है, ठीक है। और घनत्व कितना है सियाल का या क्रस्ट, ठीक है, 2.75 से 2.9। फिर आंतरिक सिलिकेट मेंटेन 60 से 1140 किलोमीटर मोटाई, ठीक है, 3.1 से 4.75 घनत्व। फिर है सिलिकेट तथा मिश्री धातुओं की परत 1140 से 2900 किलोमीटर, 4.75 से 5 घनत्व, ठीक है। धातु केंद्र 2900 से लेकर 6371 किलोमीटर केंद्र तक, 11 घनत्व, ठीक है, घनत्व इतना है, मोटाई इतनी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पृथ्वी की परतों तथा उनकी गहराई के विषय में पर्याप्त मतभेद है। यहाँ तक कि एक ही लेखक एक परत विशेष की गहराई विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर विभिन्न रूपों में देता है, जैसा कि होम्स ने किया है। अतः भ्रम को दूर करने के लिए तथा गुत्थियों से बचने के लिए पृथ्वी की परतों का एक साधारण रूप प्रस्तुत करना चाहिए। भूकंप की लहरों के आधार पर पृथ्वी में 3 मंडल पाए जाते हैं।
ठीक है। स्थल मंडल ग्रेनाइट चट्टान का बना है, ठीक है। 100 किलोमीटर की गहराई है, ठीक है। सिलिका और एल्यूमिनियम मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। और घनत्व 3.5। स्थल मंडल लिथोस्फीयर, ठीक है। फिर है पायरोस्फीयर, ठीक है। इसे मिश्रित मंडल भी कहते हैं, ठीक है। पायरोस्फीयर को 100 से 280 किलोमीटर तक इसका निर्माण बेसाल्ट से हुआ है, ठीक है, जिसका घनत्व 5.6 है। फिर है पेरिस्फीयर, इसकी गहराई 280 किलोमीटर से नीचे केंद्र तक, 280 किलोमीटर से नीचे केंद्र तक, ठीक है। इस परत का घनत्व 8 से 11 है तथा इसकी रचना लोहे तथा निकल से हुई है, ठीक है। घनत्व 8 से 11, ठीक है। फिर है अभिनव मत। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय से संबंधित उपयुक्त विवरण अब पुराने पड़ गए हैं। प्राकृतिक तथा मानवकृत भूकंपों की लहरों की गति तथा उनके भ्रमण पथ के वैज्ञानिक अध्ययन एवं विश्लेषण के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 वृहद मंडलों क्रस्ट, मैंटिल तथा अंतरतम में विभक्त किया जाता है। भूकंपीय लहरों की गति के आधार पर इन तीनों प्रमुख मंडलों के उप विभाग होते हैं, ठीक है। मंडलों को खासकर क्रस्ट की गहराई के संबंध में विद्वानों में मतैक्य नहीं है। क्रस्ट की मोटाई एम.जे. ब्राडशॉ, ए.जे. अबोट तथा ए.पी. गैस्थोर्प के अनुसार महाद्वीपों के नीचे 50 किलोमीटर, महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर के अंतर्गत, ठीक है, बताई जाती है, ठीक है। अब जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ ज्योडेसी एंड जियोफिजिक्स है उसके अनुसार 30 किलोमीटर, ठीक है। और अन्य स्रोतों के अनुसार 100 किलोमीटर बताई गई है, ठीक है। भूकंपीय लहरों की गति के आधार पर क्रस्ट को भी 2 उपभागों में बांटा गया है, ठीक है। ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट। निचली क्रस्ट पी लहर की गति ऊपरी क्रस्ट की अपेक्षा अधिक होती है। पी लहर की गति ऊपरी क्रस्ट की अपेक्षा अधिक होती है। ऊपरी क्रस्ट पी लहर की गति 6.1 प्रति सेकंड और निचली क्रस्ट में 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। पी एस लहरों की विभिन्न गतियों तथा उनसे संबंधित विभिन्न मंडलों को दिखाया गया है 3.4 चित्र में। फिर है क्रस्ट। क्रस्ट ऊपरी क्रस्ट का घनत्व 2.8, निचली क्रस्ट का घनत्व 3। प्रारंभ में इन दोनों उपमंडलों की संरचना में पर्याप्त अंतर बताया गया है, परंतु आधुनिक विवरणों के आधार पर दोनों की संरचना समान बताई जाती है। घनत्व में अंतर दबाव के कारण हुआ है। ऊपरी क्रस्ट के खनिजों का निर्माण निचली क्रस्ट के खनिजों के निर्माण की तुलना में अपेक्षाकृत कम दबाव पर संपन्न हुआ है, ठीक है। फिर है मैंटिल। क्रस्ट के निचले आधार पर भूकंपीय लहरों की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है। निचली क्रस्ट में पी की गति जो 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति बढ़कर 7.9 और 8.1 प्रति सेकंड हो जाती है। इस तरह निचली क्रस्ट तथा ऊपरी मंडल के मध्य एक असंबद्धता का सृजन होता है, जिसकी खोज सर्वप्रथम ए मोहोरोविच द्वारा 1909 में की। अतः इसे मोहोरोविक असंबद्धता या मोह असंबद्धता भी कहते हैं, ठीक है। मोह असंबद्धता से लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक मैंटिल का विस्तार है, जिसके नीचे पृथ्वी का अंतरतम प्रारंभ हो जाता है। मैंटिल की मोटाई पृथ्वी की समतल अर्धव्यास 6371 के आधे से कम है, परंतु पृथ्वी के समस्त आयतन का 83% भाग तथा द्रव्यमान का 68% भाग मैंटिल में व्याप्त है। यानी घनत्व और व्यास है जो द्रव्यमान है वो ज़्यादा है किसमें, मैंटिल में, ठीक है। प्रारंभ में मैंटिल को 2 उपभागों में विभक्त किया गया था, ठीक है। भूकंपीय लहरों की गति तथा घनत्व के आधार पर ऊपरी मैंटल मोह असंबद्धता से 1000 किलोमीटर की गहराई तक तथा निचली मैंटल 1000 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर की गहराई तक, परंतु इंटरनेशनल यूनियन ऑफ ज्योडेसी एंड जियोफिजिक्स द्वारा अन्वेषण के विवरणों के आधार पर इसे निम्न भागों में विभक्त किया जाता है। मोह असंबद्धता से 200 किलोमीटर की गहराई का भाग, 200 से 700 किलोमीटर की गहराई का भाग, 700 से 2900 किलोमीटर, ठीक है।
की गहराई का भाग ऊपरी मेटल में 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में भूकंपीय लहरों की गति मंद पड़ जाती है। ठीक है, इस भाग को निम्न गति का मंडल कहते हैं, जोन ऑफ लो वेलोसिटी। फिर आ गया अंतरतम। अंतरतम का विस्तार 2900 किलोमीटर, ठीक है, से पृथ्वी के केंद्र 6371 किलोमीटर तक है। ठीक है, 6371। मेंटल अंतरतम सीमा को गुटेनबर्ग विचर्ड डिस्कॉन्टिन्यूटी कहते हैं। इससे सीमा या गुटेनबर्ग असमानता के सारे गंतव्य में अत्यधिक परिवर्तन। ठीक है, इस सीमा के ऊपर मेंटल का गंतव्य 5.5, नीचे अंतरतम का गंतव्य 10 तथा पी लहर की गति में अचानक वृद्धि होती है 13.6 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और नीचे जाने पर यह गंतव्य 12 से 13 तथा केंद्र पर 13.6 हो जाता है। इस तरह अंतरतम का गंतव्य मेंटल के गंतव्य से 2 गुना से अधिक है, परंतु इसका आयतन समस्त पृथ्वी के आयतन का मात्र 16% तथा समस्त द्रव्यमान का 32% ही है। अंतरतम को 2 उपभागों में विभक्त किया जाता है, बाह्य अंतरतम और आंतरिक अंतरतम। यह विभाजक सीमा 5150 किलोमीटर की गहराई पर निश्चित की गई है। इस तरह बाह्य अंतरतम का विस्तार 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर की गहराई के बीच है। इस मंडल में भूकंपीय एस लहर प्रविष्ट नहीं हो पाती है, अतः इस मंडल को तरल अवस्था में होना चाहिए। 5150 से 6371 किलोमीटर की गहराई तक का भाग आंतरिक अंतरतम के अंतर्गत आता है, जो ठोस अवस्था में है एवं गंतव्य 13.6 है। पी लहर की गति 11.23 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, और जो सामान्य रूप में यह विश्वास किया जाता है कि कोर की रचना लोहे एवं निकल से हुई है। दूसरी संभावना के अनुसार कोर की रचना सिलिकेट से मानी जाती है। ठीक है, लोहे या निकल से या सिलिकेट से, परंतु अत्यधिक दबाव पर इलेक्ट्रॉनिक संरचना टूटकर धात्विक पदार्थों में बदल गई है। ठीक है, जिस कारण गंतव्य अधिक हो गया है। तृतीय गंतव्य अधिक होने के कारण हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तृतीय संभावना के अनुसार प्रारंभ में कोर हाइड्रोजन का बना था, परंतु बाद में कोर में अत्यधिक दबाव के कारण इसका रूपांतरण धात्विक पदार्थों में हो गया। इस संभावना के विपरीत यह मत व्यक्त किया जाता है कि यदि सिलिकेट या हाइड्रोजन में इस तरह का परिवर्तन कोर में स्थित दबाव के कारण मान भी लिया जाए, तो भी उससे उत्पन्न गंतव्य इतना नहीं हो सकता जितना कि वह इस समय है। उदाहरण स्वरूप बुध ग्रह सभी ग्रहों में लघुत्तम है, परंतु उसका गंतव्य सर्वाधिक है, अतः लघुत्तम बुध ग्रह के कोर में न्यूनतम संपीड़न अधिकतम गंतव्य का सृजन नहीं कर सकता। वर्तमान समय में भूभौतिकीविद एवं भूरसायनज्ञ यह मानते हैं कि पृथ्वी का कोर धात्विक पदार्थों खासकर लोहे का बना है। ठीक है, अभिनव साक्ष्यों के आधार पर यह बताया जाता है कि वर्तमान कोर लोहे का बना है, तो उस पर स्थित दबाव के अनुसार उसका गंतव्य और अधिक होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। इस संदर्भ में यह व्यक्त किया जाता है कि सल्फाइड्स या कार्बोहाइड्रेट्स की कोर में उपस्थिति के कारण उसके घनत्व में न्यूनीकरण हो सकता है। पृथ्वी के निर्माण काल या उसके बाद उसका बड़े पैमाने पर न्यूनीकरण हुआ है, जिस कारण न केवल लोहे यौगिक का धातु के रूप में बदलाव या न्यूनीकरण हुआ है, अपितु सिलिकेट का भी सिलिकन के रूप में न्यूनीकरण हो गया है। इस समय बाह्य अंतरतम में सिलिकन की मात्रा 20% तथा लोहे एवं निकल का प्रतिशत 80% है। यानी जो बाह्य अंतरतम है, जो आउटर जो कोर है, उस सिलिकन की मात्रा 20 और तथा लोहे एवं निकल का प्रतिशत 80% है। ठीक, अब हम बात करते हैं पृथ्वी के आंतरिक भागों में असंबद्धताएं, यानी डिसकॉन्टिन्यूटीज इन अर्थ इंटीरियर। ठीक है, कोनार्ड असंबद्धता ऊपरी क्रस्ट एवं निचली क्रस्ट के मध्य। ठीक है, फिर है मोहोरोविक या मोहो असंबद्धता निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल। फिर है रेप्टी असंबद्धता ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के मध्य। फिर
फिर है गुटेनबर्ग असमानता निचली मेंटल और बाह्य कोर। फिर है लेहमैन असमानता बाह्य एवं आंतरिक कोर के बीच में। ठीक है, ये देखिए जो ऊपरी क्रस्ट है और निचली क्रस्ट है। ठीक है, ये ऊपरी क्रस्ट है, ऐसे कह सकते हैं ये जो है। ठीक है, ये है कुनाड असमानता, जो ये निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में मोह असमानता। ठीक है, और ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में रेप्टी। ठीक है, और उसके बाद में निचली मेंटल और बाह्य अंतरतम। ठीक है, उसमें गुटेनबर्ग असमानता और लेहमैन असमानता, जो बाह्य अंतरतम है और आंतरिक अंतरतम है, यानी आउटर कोर और इनर कोर। ठीक है, मेंटल प्लूम। ठीक है, मेंटल प्लूम क्या होता है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में 2900 किलोमीटर की गहराई पर, सॉरी नीचे चला गया। पृथ्वी के आंतरिक भाग में 2900 किलोमीटर की गहराई पर बाह्य अंतरतम यानी क्रोड मेंटल सीमा पर केंद्रित तप्त शेल को मेंटल प्लूम कहते हैं। यानी जो पृथ्वी के अंतरतम भाग में 2900 किलोमीटर गहराई पर बाह्य अंतरतम और मेंटल सीमा पर केंद्रित तप्त शेल को मेंटल प्लूम कहते हैं। यह तप्त यानी प्लूम तापीय संवहनीय क्रिया द्वारा ऊपर मेंटल में अग्रसर होती है तथा क्रस्ट के नीचे पहुंचने पर फैलकर मशरूम के आकार में व्याप्त हो जाती है। इस मशरूम आकार वाले तप्त शेल को डायपिर कहते हैं। इन्हें हॉटस्पॉट भी कहते हैं। ये ज्वालामुखी क्रिया के स्रोत होते हैं। मेंटल प्लूम सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन J. विल्सन द्वारा 1963 में किया गया। ठीक है, आगे चलकर W. जेसन मॉर्गन ने इस सिद्धांत को 1971 में विस्तार किया। ठीक है, मेंटल प्लूम सिद्धांत के अनुसार प्लूम तप्त शेल मेंटल से होकर ऊपर उठती है तथा पृथ्वी की क्रस्ट में कम गहराई पर पहुंचने पर पिघल जाती है, जिस कारण मैग्मा की विशाल राशि का निर्माण होता है, जिससे हॉटस्पॉट का जनन होता है। इन्हीं हॉटस्पॉट के धरातल पर सभी प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।